नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 12, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा शिक्षण में समुन्नयन क्रियाएं एवं भाषाई व्यवहार में आपका स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है सामाजिक एवं साहित्यिक संदर्भ में समुन्नयन क्रियाएं। इसके पूर्व के व्याख्यान में समुन्नयन क्रियाएं क्या होती हैं, इस पर बातचीत की थी। साथ ही साथ मनोविज्ञान में समुन्नयन क्रियाओं का क्या तात्पर्य है, पियाजे और वाइगोट्स्की ने इसके संदर्भ में क्या बताया और वहाँ पर किस प्रकार से समुन्नयन क्रियाएं करके हम बच्चे के भाषाई विकास को और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं। और आज का व्याख्यान मुख्य रूप से समाज के संदर्भ में और साहित्य के संदर्भ में जो समुन्नयन क्रियाएं होंगी उस पर आधारित है। इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं पर बातचीत की जाएगी वे इस प्रकार से हैं। समाज में भाषा की भूमिका, समुन्नयन और सामाजिक संवाद, सांस्कृतिक विविधता और भाषा समुन्नयन, हिंदी भाषा समाज और समुन्नयन, साहित्य और समुन्नयन। साहित्य के अंतर्गत कविता में समुन्नयन की बात आ रही है, गद्य साहित्य में, नाटक और संवाद में, साथ ही साथ पत्रकारिता जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है उसमें समुन्नयन किस प्रकार से होगा, और भाषण और निबंध में समुन्नयन। भाषिक व्यवहार में समुन्नयन त्रुटियां क्या हो सकती हैं और समुन्नयन कौशल का सामाजिक विकास। और अंत में पूर्ण रूप से इसके बारे में हम लोग फिर से दोबारा एक संक्षेप में इसके बारे में बातचीत करेंगे। भाषा मानव समाज की मेरुदंड है, जो न केवल विचारों के संप्रेषण का माध्यम है बल्कि सामाजिक सहभागिता, सांस्कृतिक पहचान और साहित्यिक सृजन का आधार भी है। समाज में भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान करता है और इस संप्रेषण में समुन्नयन क्रिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सामाजिक जीवन में संप्रेषण का सफल संचालन तभी संभव हो पाता है जब विचारों का समुचित संयोजन हो, अन्यथा संवाद में विखंडन और अर्थहीनता उत्पन्न होगी। भाषा में समुन्नयन समाज में संवाद की प्रभावशीलता, सामाजिक संबंधों की स्थिरता और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार के लिए अनिवार्य है। अगर हम साहित्य में देखें तो जो मानव भावनाएं हैं, विचार हैं और जीवन की अनुभूतियां हैं, उनका सृजनात्मक विस्तार साहित्य में किया जाता है। उसमें भी समुन्नयन क्रिया के बिना विचारों का प्रवाह, कलात्मक अभिव्यक्ति बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकती है। तो चाहे अगर हम समाज के पक्ष को देखें या साहित्य के पक्ष को देखें, दोनों ही पक्षों में, दोनों ही संदर्भों में समुन्नयन क्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ चाहे कविता हो, साहित्य के पक्ष में अगर हम कविता की बात करें या गद्य की बात करें, नाटक या संवाद की बात करें, तो प्रत्येक साहित्यिक विधा में भाषा का समुचित संयोजन कलात्मक उत्कृष्टता और संप्रेषणीय प्रभाव का आधार बनता है। अतः सामाजिक व्यवहार और साहित्यिक सृजन दोनों ही संदर्भों में समुन्नयन क्रिया भाषा के जीवंत और रचनात्मक प्रयोग का अनिवार्य तत्व है। समाज में भाषा की क्या भूमिका है? समाज में भाषा का स्थान केवल संप्रेषण के उपकरण के रूप में नहीं होता है। अगर हम ये बात कहें कि भाषा जो है वो समाज में केवल संप्रेषण स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो ऐसा कहना तर्कसंगत नहीं होगा, बल्कि ये सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक चेतना की वाहिका भी है। समाज में जो संरचना बन रही है और उस संरचना में जो एक चेतना की उपस्थिति होती है, उसकी वाहिका के रूप में भी भाषा का प्रयोग होता है। भाषा सामाजिक जीवन के विविध पक्षों जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीति और संस्कृति के संगठन एवं संचालन में एक सेतु के रूप में कार्य करती है। सामाजिक संवाद की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि विचारों और भावनाओं को कितनी स्पष्टता, संगति और सुसंगति के साथ प्रस्तुत किया गया है, और इस प्रक्रिया में समुन्नयन क्रिया एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। समाज में भाषा का प्रयोग केवल व्यक्तिगत संप्रेषण तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक पहचान,
समूह चेतना और सांस्कृतिक उत्तराधिकार के संप्रेषण का भी माध्यम है। मतलब केवल व्यक्तिगत रूप से अगर हम संप्रेषण करने की बात कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये समूह में संप्रेषण की बात करता है, समाज में एक पहचान बनाने की बात करता है और समूह में चेतना उत्पन्न करने की बात से संबंधित है। प्रत्येक समाज अपने अनुभवों, मूल्यों और परंपराओं को भाषा के द्वारा ही संरक्षित करता है और उसको प्रसारित करता है। मतलब भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जो समाज है उसको जो अनुभव हुए हैं, जो उसके अपने मूल्य हैं, कुछ अपनी परंपराएं हैं, उनको वो संरक्षित भाषा के माध्यम से ही करता है और आगे की जो पीढ़ी है उसको हस्तांतरित भी भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक भूमिका को निभाते समय भाषा को इस प्रकार से संयोजित करना आवश्यक होता है कि संदेश न केवल स्पष्ट और ग्राह्य हो, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप भी हों। हिंदी भाषा जो विविधता में इस एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है, सामाजिक संवाद के विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम परिवेश से लेकर शहरी जीवन तक में अपने लचीलेपन, सुसंगत और समुन्नत स्वरूप के माध्यम से विभिन्न समूहों के बीच प्रभावी संप्रेषण स्थापित करती है। समाज में भाषा न केवल विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि सामाजिक संबंध स्थापित करना, सामूहिक पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता का भी आधार है, जिसमें समुन्नयन क्रिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। समुन्नयन और सामाजिक संवाद से तात्पर्य विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंध स्थापित करने और सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखने में सहायक होती है। अर्थात विचार जो उत्पन्न होते हैं, जो भावनाएं आती हैं और जो सूचनाएं हैं, जो ज्ञान है, उनका आदान प्रदान जब किया जाता है, वो जो प्रक्रिया होती है, जो व्यक्तियों के बीच में, समूहों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए या जो सामाजिक संरचना है उसको बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया के रूप में कार्य किया जाता है, वही सामाजिक संवाद कहलाता है। सामाजिक संवाद की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि संवाद में प्रयुक्त भाषा कितनी संगठित, सुसंगत, अर्थपूर्ण है। अगर संगठित नहीं होगी, विचारों का संगठन नहीं होगा, तो वो संवाद प्रभावी नहीं हो पाएगा। समुन्नयन क्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संवादकर्ता अपने विचारों को इस प्रकार क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से संयोजित करता है कि संदेश देना चाहते हैं वो संदेश स्पष्ट हो सके, ग्रहणीय हो सके और प्रभावकारी बन सके। मतलब समुन्नयन के माध्यम से संवादकर्ता जो दो लोगों के बीच में संवाद स्थापित हो रहा है, तो संवाद के माध्यम से जो बातें दूसरों तक पहुंचानी चाहिए वो बातें स्पष्ट होनी चाहिए, ग्रहण करने योग्य होनी चाहिए और प्रभावकारी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को असंबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है तो श्रोता के लिए उसके संदेश को समझना अत्यंत कठिन और जटिल हो जाता है। सामाजिक संदर्भ में समुन्नयन केवल वाक्य स्तर पर ही नहीं, मतलब अगर हम सामाजिक संदर्भ में समुन्नयन की बात करें तो केवल वाक्यों का संगठन करना ही वहाँ पर उपयुक्त नहीं है, बल्कि उन वाक्यों को उचित तरीके से उचित संदर्भ में संप्रेषित करना भी आवश्यक हो जाता है। संवाद में प्रयुक्त जो शब्द हैं, वाक्यांश हैं, विचार हैं, भावनाएं, उनके समुचित संयोजन के माध्यम से आपसी समझ, विश्वास और सामंजस्य स्थापित होता है। हिंदी भाषा अपने बहुरंगी सामाजिक परिवेश में संवाद के विविध अवसरों, जैसे संवाद स्थापित करने की जो अवसर हैं, उसमें वार्तालाप कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, समूह में चर्चाएं की जा सकती हैं, में समुन्नयन कौशल के माध्यम से सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ किया जाता है। सामाजिक संवाद की सफलता का आधार भाषा में प्रभावी समुन्नयन है, जो विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने, संबंधों को सशक्त बनाने और सामाजिक समरसता को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक विविधता और भाषा समुन्नयन। अब जब हम समाज में संवाद के माध्यम से संपर्क स्थापित करते हैं और संवाद में केवल शब्द नहीं या वाक्यों की संरचना नहीं, बल्कि
वाक्यों की उचित संरचना, वाक्यों का तार्किक क्रम स्थापित करने की बात हो रही है और जो भावनाएं, जो अनुभूतियां हैं उनको उचित तरीके से संप्रेषित करने की बात आ रही है। तो जो सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है समाज में जितने भी तरह के स्तर के लोग हैं तो उनकी अपनी संस्कृति होती है, तो उनकी अपनी संस्कृति में विभिन्नता है, उसके संदर्भ में भाषा समुन्नयन क्या कार्य करेगा। सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य है कि विभिन्न जीवन दृष्टियों, मान्यताओं, परंपराओं और भाषाई शैलियों का सह अस्तित्व, अर्थात विभिन्न प्रकार की जीवन दृष्टियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन निर्वाह का अपना एक तरीका होती है, उसकी अपनी जीवन दृष्टि होती है, अपना एक जीवन दर्शन होता है और शैक्षिक दर्शन भी होता है। हर एक की अपने सिद्धांत, आदर्श, मान्यताएं, परंपराएं होती हैं। तो उनको जब हम विभिन्न या उपयुक्त भाषा शैलियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और आपस में संयोजित करते हैं, तो उन सब का जो भाषा शैलियों का या परंपराओं का, मान्यताओं का, जीवन दृष्टियों का जो सह अस्तित्व है, वही हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विविधता के रूप में परिलक्षित होता है। ऐसे बहुविध संदर्भों में प्रभावी संप्रेषण के लिए केवल भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि भाषिक समुन्नयन की गहन क्षमता भी आवश्यक होती है। मतलब भाषा का ज्ञान होना ये आवश्यक नहीं है, ये या कह सकते हैं ये केवल पर्याप्त नहीं है। साथ ही साथ जो समुन्नयन की गहन क्षमता की कौन से ऐसी गतिविधियां अपनाई जाए जिसके माध्यम से जो सांस्कृतिक विविधता दिखाई दे रही है परंपराओं के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर, शैलियों के आधार पर, तो उनके बीच में हम कैसे समन्वय स्थापित कर सकते हैं, कौन सी गतिविधियां कराई जाए जिसके माध्यम से समन्वय स्थापित किया जा सकते। तो इस प्रकार से समुन्नयन क्रियाओं की जानकारी होना अति आवश्यक हो जाता है। भिन्न भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आने वाले व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए भाषा के प्रयोग में विशेष सुसंगति, तार्किक प्रभाव और प्रसंगानुकूल समायोजन भी होना चाहिए। समुन्नयन क्रिया के माध्यम से ही विभिन्न सांस्कृतिक प्रतीकों, भाषिक शैलियों और अर्थ संदर्भों को एक संगठित रूप में संयोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि एक बहुभाषी कक्षा एक ऐसी कक्षा है जहाँ पर एक भाषा के साथ साथ जो विद्यार्थी हैं वो अन्य भाषाओं से भी परिचित होते हैं। तो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को इस प्रकार भाषा का संयोजन करना पड़ता है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थी समान रूप से संवाद का अर्थ ग्रहण कर सकें, क्योंकि एक भाषा के साथ साथ वो अन्य भाषाओं से भी परिचित होते हैं। तो इस प्रकार से भाषाओं का संयोजन किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है जो संवाद स्थापित हो रहा है उसके अर्थ को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकें। हिंदी भाषा ने स्वयं भी अपने विकास क्रम में कई क्षेत्रीय बोलियों, विदेशी भाषाओं और सांस्कृतिक प्रभावों को समुन्नयित करते हुए अपना वर्तमान व्यापक और समावेशी स्वरूप अर्जित किया है। उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि से आए शब्द और शैलियों का सशक्त समुन्नयन हिंदी भाषा की संप्रेषणीय शक्ति और सांस्कृतिक समावेशिता को दर्शाता है। अतः कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में जो भाषा समुन्नयन है, केवल संप्रेषण की तकनीकी आवश्यकता नहीं, संप्रेषण के लिए केवल आवश्यक नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक अनिवार्यता है जो बहुलता में एकता को साकार करने में सहायक होती है। हिंदी भाषा समाज और समुन्नयन। हिंदी भाषा भाषी समाज अर्थात ऐसा समाज जो हिंदी भाषा का प्रयोग अपने क्रियाकलापों में, व्यवहारिक जीवन में करता है, तो अपनी भाषिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक संवाद की प्रकृति के कारण समुन्नयन के एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में उभरता है। हिंदी समाज में भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन के जो विभिन्न स्तर हैं, जैसे पारिवारिक व्यवहार, सामाजिक समारोह, शैक्षिक संवाद, व्यावसायिक संपर्क और साहित्यिक सृजन का आधार भी है। केवल संपर्क स्थापित करने के लिए भाषा प्रयुक्त नहीं हो रही है, बल्कि जो परिवार में व्यवहार हो रहा है, परिवार के सदस्यों का जो आपसी व्यवहार है, वो भी उसी से संचालित हो रहा है। समाज में विभिन्न समारोहों में जो संपर्क स्थापित करते हैं, वो भी हिंदी भाषा के माध्यम से। और शैक्षिक
जो संवाद है वो भी हिंदी भाषा के माध्यम से, या शिक्षा के संदर्भ में जो उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है वो भी हमारी हिंदी भाषा के माध्यम से हो रही है। तो इन सब का आधार भी हमारी हिंदी भाषा ही होती है। हिंदी भाषा स्वयं अपने विकास क्रम में विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, मैथिली, हरियाणवी, राजस्थानी आदि तथा ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी जैसी भाषाओं के प्रभाव को समुन्नित कर एक लचीली, समावेशी और जीवंत भाषिक रूप में विकसित हुई है। यह समुन्नयन हिंदी समाज के संवाद व्यवहार में भी परिलक्षित होता है, जहाँ एक ही वाक्य में विभिन्न भाषिक तत्वों का संयोजन सहज रूप से देखने को मिलता है। हिंदी समाज में संवाद का यह समुन्नत रूप सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और संवादात्मक दक्षता का परिचायक है। विभिन्न सामाजिक अवसरों जैसे लोकगीतों में भावों का संयोजन, धार्मिक प्रवचनों में शास्त्रीय और लोक भाषा का मिश्रण, आधुनिक मीडिया संवाद में पारंपरिक और समकालीन शैली का संगम, ये सब हिंदी समाज की समुन्नयन क्षमता को प्रकट करते हैं। अतः हिंदी समाज में भाषा का समुन्नयन न केवल भाषिक प्रयोग की लचक और व्यापकता को दर्शाता है, बल्कि समाज में एकता स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक समरसता के दृष्टिकोण से और संवाद की प्रभावशीलता को भी वो सशक्त बनाता है। साहित्य और समुन्नयन की अगर हम बात करें तो उसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि घटना, भाव और विचार, भाषाई संरचना, विचार, भावना, कल्पना, भाव उत्पन्न हुए, ध्वनि, लय, प्रतीक और तो इस प्रकार से साहित्य और समुन्नयन, जो साहित्य रचा जाता है, साहित्य की रचना भाषा के माध्यम से होती है और समाज में जो भी बिंदु हैं या समाज की जो विशेषताएं हैं, समाज में जो दिन प्रतिदिन घटित हो रहा है, उसको साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा सकता है। तो घटना घटित हुई, विचार आया, भाव के रूप में उसको प्रकट किया जा रहा है। भाषाई संरचना, विचार, भावना और कल्पना। हमारे विचार काल्पनिक भी हो सकते हैं और वो वैचारिक भावनात्मकता से भी जुड़े हो सकते हैं। ध्वनि उत्पन्न होती है, फिर प्रतीक, लय और भाव। अतः हम कह सकते हैं कि गद्य, पद या निबंध, जो गद्य की विधाएं हैं, जिसमें हम कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता या अन्य विधाओं को लिखते समय इन सभी घटकों के बीच में तारतम्यता ही साहित्य में समुन्नयन कहलाती है। जो विभिन्न घटक यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ध्वनि, लय, प्रतीक, विचार, कल्पना, भावना, तो इन सबके बीच में जब हम तारतम्यता स्थापित करते हैं तो वही साहित्य में समुन्नयन कहलाती है। साहित्य मानवीय अनुभवों, भावनाओं और विचारों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है और इस अभिव्यक्ति में समुन्नयन क्रिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। साहित्य चाहे कविता हो, गद्य हो, नाटक हो अथवा उपन्यास, सभी विधाओं में विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं तथा भाषा संरचनाओं का इस प्रकार संयोजन आवश्यक होता है कि रचना में प्रभा, सुसंगति और प्रभावशीलता बनी रहे। कविता में समुन्नयन भावों, ध्वनि, लय और प्रतीकों के तार्किक और कलात्मक संगठन के रूप में प्रकट होता है। अगर हम कविता में समुन्नयन की बात करते हैं तो ये लय के रूप में, ध्वनि, भाव, प्रतीक के जो तार्किक और कलात्मक संगठन, मतलब तर्क के आधार पर उसको संगठित करते हैं, तो उस रूप में वो प्रकट होता है। वहीं अगर हम गद्य साहित्य की बात करें, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, इसमें जो भी घटनाएं घटित होती हैं, पात्र हैं, संवाद हैं और विचारों का समुचित संयोजन किया जाता है। नाटक में संवादों और घटनाओं का समुन्नयन नाटकीय प्रभाव की सघनता और संप्रेषणीयता सुनिश्चित करता है। साहित्य में समुन्नयन केवल भाषिक तत्वों का संगठन नहीं है, बल्कि यह रचनात्मक विचारों, भावनाओं और सौंदर्य बोध का भी संयोजन है। जब रचनाकार विभिन्न भावों को, विचारों को और संवेदनाओं को एक अर्थपूर्ण, प्रभावशाली और कलात्मक रूप से समुन्नित करता है,
तभी साहित्यिक रचना पाठक के हृदय को स्पर्श कर पाती है और समाज में स्थायी प्रभाव छोड़ती है। अर्थात जब साहित्य के समुन्नयन की हम बात करते हैं तो गद्य और पद्य, नाटक, पत्रकारिता सभी उसके भाग समन्वित उसमें आ जाते हैं और उनके माध्यम से संवाद स्थापित करना, पात्रों के माध्यम से संवादों की व्यवस्था करना, उन सब का समुचित संयोजन ही समुन्नयन कहलाता है। अतः साहित्यिक सृजन में समुन्नयन न केवल भाषा की शुद्धता और प्रवाह का साधन है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि भाव, विचार और कला की एकात्मकता का भी सशक्त माध्यम है, जो साहित्य को जीवन के विविध आयामों से जोड़ने में सहायक बनता है। कविता में समुन्नयन। कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें भावों की तीव्रता, कल्पनाओं की उड़ान और भाषा की लयात्मकता का सघन एवं कलात्मक संयोजन देखने को मिलता है। अर्थात जहाँ पर हम काल्पनिक रूप से चीजों को सोच पाते हैं और काल्पनिकता के आधार पर अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं, तो वो हमारी कविता के अंतर्गत आता है। कविता में समुन्नयन केवल शब्दों का संगठन नहीं कि शब्दों को हमने संगठित कर लिया और उसका समुन्नयन कर लिया, बल्कि भाव, ध्वनि, लय, गति, शैली, प्रतीक, साहित्यिक शैली, लेखन शैली, इस सब का एक संयोजित रूप वहां पर प्रकट होता है और जो पाठक के मन में गहन संवेदनाओं की अनुभूति उत्पन्न करता है। अर्थात कह सकते हैं कि एक उत्कृष्ट कविता में विचारों का तार्किक प्रभाव होता है। तर्क के आधार पर हमारे भाव जो है वो प्रभावित होते हैं और भावों को सहज संप्रेषण समुन्नयन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। कविता में ध्वनियात्मक सौंदर्य, ध्वनि होती हैं जो वर्ण प्रयोग किए जाते हैं शब्दों में, वो एक सौंदर्य के आधार पर होते हैं, उनसे एक सौंदर्यात्मकता प्रकट होती है, जैसे कि अलंकार, समास, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि कुछ किसी के रूप की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो उपमा दी जा रही है, तो एक सौंदर्य प्रकट किया जा रहा है। तो ध्वनियात्मकता के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकारों का, रसों का, इन छंदों का प्रयोग किया जाता है। समुन्नयन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, तो इन सब का प्रयोग करना भी समुन्नयन का एक महत्वपूर्ण पक्ष कहलाता है। जो पाठक है, जो उस कविता को पढ़ने वाले हैं, उनके मन में एक लयबद्ध अनुभूति उत्पन्न होती है, वो भी उसी तरह के भावों से भाव अभिभूत हो जाते हैं और लयबद्ध रूप से कविता को पढ़ने का कार्य करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतीकों और बिंबों का भी समुचित संयोजन कविता को बहुस्तरीय अर्थवत्ता और सांकेतिकता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए देखें, जयशंकर प्रसाद की कविताओं में प्रकृति प्रेम और जीवन दर्शन के भावों का अत्यंत सुसंगम समुन्नयन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कविता में समुन्नयन भाषा, भाव और ध्वनि के त्रिवेणी संगम के रूप में काम करता है। मतलब त्रिवेणी इस कारण से कहा गया है कि भाव, भाषा और ध्वनि, इन तीनों का सम्मिलित रूप हमें दिखाई देता है, जो कविता को न केवल साहित्यिक कृति बनाता है बल्कि उसे हृदय स्पर्शी एवं कालजयी भी बनाता है। गद्य साहित्य में समुन्नयन। गद्य साहित्य जीवन की विविध घटनाओं, अनुभवों और भावनाओं, विचारों को प्रस्तुत करता है। मतलब गद्य साहित्य जो है वो जो जीवन की भावनाएं हैं, अनुभव हैं, उनको प्रस्तुत करता है, जिसमें समुन्नयन क्रिया एक अनिवार्य भूमिका निभाती है। कहानी हो गया, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा वृतांत, संस्मरण आदि गद्य विधाओं में विभिन्न तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे घटनाओं के बारे में बताना, पात्रों का वहाँ पर विवरण होता है, स्थानों के बारे में बताना, समय चक्र, समय का क्या क्रम है, विचारधाराएं कि किसी विशिष्ट समय की विचारधारा क्या थी, उस काल में कौन सी विचारधारा ज्यादा फलीभूत थी। तो इन सब का जब तार्किक, सुसंगत और कलात्मक संयोजन आवश्यक हो जाता है, ताकि जब हम गद्य साहित्य की रचना करते हैं तो उसमें प्रभाव बना रहता है और पाठक के मन में एक समग्र प्रभाव उत्पन्न होता है। कहानी लेखन में, अगर हम कहानी लेखन में समुन्नयन की बात करें तो कथानक के विकास की बात होती है, पात्रों के व्यवहार, संवादों की संगति और घटनाओं के क्रमबद्ध संयोजन के रूप में प्रकट होता है। उपन्यास लेखन में जहाँ कथा का विस्तार बहुआयामी होता है, वहाँ घटनाओं के परस्पर संबंध, पात्रों की चरित्र यात्रा, सामाजिक संदर्भों की प्रस्तुति और अंतर्निहित विचारों के प्रवाह का समुन्नयन रचना
की गहराई और प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। निबंध लेखन में समुन्नयन जो है विशेष रूप से जो विचार हैं उनके तार्किक संगठन से संबंधित है, तर्क शक्ति और शिल्प सौंदर्य में परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर गद्य साहित्य में उचित समुन्नयन नहीं होगा तो रचना बिखरी हुई होगी, असंगत होगी और जटिल हो जाएगी और उसको पाठक जो है वो पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। अ, अर्थात पाठकों की रुचि जागृत करने के लिए आवश्यक है कि समुन्नयन क्रियाओं को अपनाया जाए। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र के जो उपन्यास हैं वो सामाजिक यथार्थ के, मानवीय संवेदनाओं के और चरित्रों की बहुआयामी प्रस्तुति करते हैं, तो इस प्रकार समुन्नयित होती है। इस प्रकार से गद्य साहित्य में समुन्नयन विचारों, भावनाओं, घटनाओं और संवेदनाओं का जो विचार हैं, भावनाएं हैं, घटनाएं हैं, संवेदनाएं, उन सब का एक संगठित, प्रभावपूर्ण और गहन रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, जो साहित्यिक कृति को प्रभावशाली, सौंदर्य और जीवंतता प्रदान करती है। नाटक और संवाद में समुन्नयन। नाटक में संवादों का समुन्नयन का तात्पर्य है कि संवादों का इस प्रकार क्रमबद्ध और तार्किक रूप से विकास करना, मतलब जो नाट संवाद है इसका क्रमबद्ध और तर्क के आधार पर विकास करना कि कथानक स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े, जो उसमें बताया जा रहा है वो अपने आप से आगे बढ़े, पात्रों के जो चरित्र हैं वो सजीव और विश्वसनीय प्रतीत हो और संपूर्ण नाटकीय प्रभाव सशक्त बने। अर्थात ऐसा लगे कि वो जो नाटक में जिस कथानक को लिया गया है और जो पात्र अपनी भूमिका निभा रहे हैं वो वास्तव में जीवंतता वाली होनी चाहिए। यदि संवाद असंबद्ध, बिखरे हुए या अनावश्यक रूप से दीर्घ हो तो नाटक की गति मंद पड़ जाती है और वो उतना प्रभावशाली नहीं होता और दर्शकों की जो तन्मयता है वो भी भंग होने लगती है। तो इस प्रकार से नाटक और संवाद में समुन्नयन केवल वाक्यों के संयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कथा की गति को, भावनात्मक गहराई और नाटकीय प्रभाव के निर्माण की वह अदृश्य धारा है जो पूरे नाट्य अनुभव को जीवंत और प्रभावपूर्ण और गहन बनाती है। पत्रकारिता और समुन्नयन। पत्रकारिता समकालीन जीवन की धड़कन है, हृदय स्पंदन है, क्योंकि इसमें इसके माध्यम से जो हमें समाचार प्राप्त होते हैं, जो लेख हमें प्राप्त होते हैं और उनको पढ़ करके हम स्पंदित होते हैं, कुछ समझने में हम मजबूर हो जाते हैं। जो सूचनाओं को, विचारों को और जो घटनाएं घटित हो रही उनको समाज तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम होती है। अर्थात इसमें जो भाषा का प्रयोग होगा वो अत्यंत सजगता से और प्रभावशीलता के साथ किया जाता है, जहाँ समुन्नयन क्रिया एक केंद्रीय भूमिका भी निभाती है। समाचार लिखने में, विवरण देने में, विभिन्न प्रकार के विवरण देना, रूपरेखा तैयार करना या कह सकते हैं कि फीचर लेखन में, संपादकीय लेखन में या किसी प्रकार के विज्ञापन लेखन में विचारों और भावनाओं को इस प्रकार से संयोजित करना आवश्यक हो जाता है कि विचार और भावनाओं जो कि भाषा के रूप में प्रकट हो रही है उसको इस प्रकार से संयोजित किया जाए, अर्थात इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए कि जो संदेश देना चाह रहे हैं वो संदेश स्पष्ट, सुग्राह्य, सुसंगत और प्रभावशील होने चाहिए। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचनाओं का संग्रहण करना नहीं है, बल्कि उनका तार्किक संगठन और प्रभावी प्रस्तुति भी है कि केवल सूचनाएं प्राप्त कर ली और पहुंचा दी, बल्कि तर्क के आधार पर उसको संगठित करना और तर्क के आधार पर जो पाठक हैं हम समाज के उन तक पहुंचाने की बात यहाँ पर जरूरी हो जाती है। अर्थात प्रभावी प्रस्तुति उसका एक अनिवार्य अंग हो जाता है, जिससे पाठक या श्रोता घटनाओं की संपूर्णता को समझ सकें। समुन्नयन के बिना समाचार का संप्रेषण विखंडित और भ्रमित हो सकता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि एक समाचार रिपोर्ट में यदि घटनाओं का क्रम तार्किक नहीं होगा, मतलब घटनाएं कि एक दिन की घटना, जो पहले दिन की घटना है वो लास्ट में दिखाई जाए, अंत में दिखाई जाए और जो अंतिम घटना है उसको सर्वप्रथम प्रदर्शित किया जाए, तो ये तर्क अतार्किक होगा, क्योंकि इसमें जो श्रोतागण हैं, उसको सुनने वाले हैं, पाठकगण हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी घटनाओं के बारे में या घटना से संबंधित कोई लेख प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाएगा, तब उसकी उपयुक्तता जो है वो परिलक्षित होगी। और विचार भी संगत होने चाहिए। असंगत विचारों का समावेश अगर पत्रकारिता में किया जाएगा तो वो पाठक के लिए प्रभावकारी नहीं हो सकते हैं। अच्छे पत्रकार घटनाओं के कारण को,
प्रभाव को और परिप्रेक्ष्य को इस प्रकार से समुन्नित करते हैं कि पाठक घटनाओं के बीच संबंध स्थापित कर सके। मतलब घटनाओं का क्या कारण है, वो पाठक जो है वो पढ़ करके समझ सके कि ये जो घटना घटित हुई है इसके पीछे कारण क्या था, समाज की मनोदशा क्या है, समाज में वर्तमान समाज के लोग क्या सोचते हैं और किस प्रकार से उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है, और अगर वो परिवर्तन एक विपरीत दिशा में जा रहा है तो उस परिवर्तन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि उचित प्रकार से जब लेख या घटनाओं को वर्णित किया जाएगा तर्क के आधार पर, तो पाठक जब उसको पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक अमूर्त चिंतन की क्षमता भी विकसित होगी और निर्णय करने की क्षमता भी वो दे पाएंगे। अतः पत्रकारिता में समुन्नयन भाषा की प्रभावशीलता, संप्रेषणीयता और नैतिक जिम्मेदारी का आधार है। ये तथ्य विचार और संवेदना को इस प्रकार जोड़ता है कि पत्रकारिता न केवल सूचनात्मक बने बल्कि सामाजिक चेतना अर्थात समाज में चेतना उत्पन्न करने वाली हो और विचारों को प्रभाव देने वाली होनी चाहिए। भाषण और निबंध लेखन में समुन्नयन। भाषण जहां वक्ता को सीमित समय में अपने विचारों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर श्रोताओं के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है, वहीं लेखन जो है वो किसी विषय पर संगठित होता है, क्रमबद्ध होता है और सुविचारित होता है। मतलब संगठित, एक संगठन कर लिया है क्रमबद्धता के आधार पर और विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, उसकी अभिव्यक्ति की जाती है लिख करके। दोनों ही संदर्भ में अगर हम देखें तो विचारों का समुचित संयोजन अगर नहीं किया जाएगा तो जो अभिव्यक्ति है वो विखंडित, बिखरी हुई, फैलाव वाली होगी और उनके बीच में किसी भी प्रकार का तार्किक क्रम नहीं होगा, तो वहाँ पर समुन्नयन क्रिया नहीं होती है। अर्थात इसको सही प्रकार से लाने के लिए समुन्नयन क्रिया की अत्यंत आवश्यकता होती है। भाषण में समुन्नयन उद्घाटन, मुख्य विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण और उपसंहार के माध्यम से प्रकट किया जाता है। अर्थात जब हम भाषण देते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं, हमारे भाषण का आरंभ कैसे होना चाहिए, जिससे कि जो श्रोतागण हैं वो उस भाषण को सुनने के लिए प्रेरित हों और अपने धैर्य को बनाए रखें, उसके लिए तैयार हों। हमारा मध्य भाग क्या होगा और हम जो भी बात है, विचार हैं जो भाषण के माध्यम से हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो उसकी क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण भी आवश्यक बिंदु होता है। एक प्रभावी भाषण तभी प्रभावी होगा जिसमें विषय का परिचय होगा, तर्कों का संगठन होगा और निष्कर्ष का प्रवाह एक सुसंगत ढांचे में जुड़ा होगा। उदाहरण के लिए एक भाषण जिसमें कारण परिणाम संबंधों का स्पष्ट अनुक्रम हो, श्रोताओं पर अधिक प्रभाव डालता है। निबंध लेखन में भी समुन्नयन विचार प्रवाह की निरंतरता और तार्किक संगठन का आधार है। जो विचारों का प्रवाह हो रहा है वो निरंतर होना चाहिए और तार्किक संगठन, ये दो प्रमुख आधार होते हैं समुन्नयन के। प्रस्तावना, विषय विस्तार और निष्कर्ष। प्रस्तावना कि उस पूरे निबंध में क्या बताया जाएगा, उसकी रूपरेखा बताना और अंत में निष्कर्ष को भी बताना। तो इसके कारण से इस तरह से विचारों का स्वाभाविक प्रवाह जो है वो निबंध को ग्राह्य और प्रभावी बनाता है और अच्छे निबंध में विभिन्न उपविषयों और तर्कों को इस प्रकार से समुन्नित किया जाता है कि रचना में संगति और अर्थ की स्पष्टता बनी रहे। भाषिक व्यवहार में समुन्नयन कुछ त्रुटियां होती हैं। भाषिक व्यवहार में समुन्नयन त्रुटियां भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर जब वाक्य की संरचना होती है तो वो उचित प्रकार से नहीं होती है और ये जो त्रुटियां तब प्रकट होती हैं जब संवादकर्ता समान स्तर के अवयवों को जोड़ने में असफल होता है। जो संवाद करता है, जो आपस में संवाद करने वाले व्यक्ति हैं, तो जो अवयव हैं उनको जोड़ने में असफल होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि अनुचित संयोजन बोधक अवयव, जैसे और, लेकिन, क्योंकि, इन सब का प्रयोग अगर उचित स्थानों पर नहीं किया जाएगा तो संवाद जो है वो असफल होगा और वो तर्क के आधार पर अनुचित होगा। इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि प्रभावी संवाद हमारा तब होता है जबकि विचार उत्पन्न हुए, शब्द और उसको वाक्य में प्रस्तुत किया गया, और विफल संवाद हमारा तब होगा कि वाक्य बोल दिया, बता दिया क्या कहना है, लेकिन उसमें विचार क्या थे और शब्द क्या थे, विचारों के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से जब समुन्नयन क्रियाओं में कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं जो कि हमारे संवाद को प्रभावी और असफल भी बनाने का कार्य करती हैं। इन त्रुटियों के कारण संवाद अस्पष्ट, भ्रमित या असंगत भी प्रतीत होता है।
उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहे मैंने पुस्तक पढ़ी और वह बाजार गया, तो यहाँ दो असामान्य कार्यों का समुन्नयन किया गया, अर्थात मैंने पुस्तक पढ़ी और वो बाजार गया, तो दो अलग विपरीत बातें हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी, बाजार गया, इससे इसका कोई भी संबंध, क्योंकि बीच में कोई भी ऐसे वाक्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जो कि इन दोनों वाक्यों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने का कार्य कर रहे हों, या दोनों के बीच में संबंध को कुछ बता रहे हो या कोई कड़ी स्थापित कर रहे हों, तो जो वाक्य की सुसंगति को भंग करता है। भाषिक व्यवहार में समुन्नयन त्रुटियां इस प्रकार से हो सकती हैं। तत्काल संवाद की प्रक्रिया में एकाग्रता का अभाव। जब हम तत्काल तुरंत संवाद करते हैं तो वहां पर एकाग्रता नहीं हो पाती है, एकाग्र होकर के हम संवाद स्थापित नहीं कर पाते हैं। भाषा के औपचारिक नियमों की अपर्याप्त समझ सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण भी उत्पन्न होती है। बहुभाषी समाजों में जहां विभिन्न भाषाओं और बोलियों का सहअस्तित्व है, वहाँ कोड स्विचिंग अर्थात दो से अधिक भाषाओं का उपयोग करना, अर्थात एक भाषा के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करते करते अचानक दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगना, और साथ ही साथ भाषिक हस्तांतरण के कारण भी जो हमारी समुन्नयन क्रियाएं होती हैं वो विफल होने लगती हैं। समुन्नयन कौशल का सामाजिक विकास। सामाजिक जीवन में प्रभावी संवाद, आपसी समझ और सहयोग की स्थापना के लिए विचारों, भावनाओं और अनुभवों का संगठित और तार्किक संप्रेषण अनिवार्य है, और इसके लिए समुन्नयन अत्यंत आवश्यक है। समुन्नयन को सुनियोजित शिक्षण विधियों, संवादात्मक अभ्यासों और सामाजिक सहभागिता के अवसरों के माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। तो क्या समुन्नयन क्रियाएं होंगी, उसके बारे में बात करते हैं। पहली समूह चर्चा, दूसरी वाद विवाद प्रतियोगिता, तीसरी कहानी निर्माण, चौथी रचनात्मक लेखन और पांचवी नाटक मंचन। अर्थात समूह चर्चा, अगर हमें अपने सामाजिक विकास में समुन्नयन कौशल को बढ़ावा देना है, अपने विद्यार्थियों में भाषा को बढ़ावा देना है, तो कक्षा के जितने विद्यार्थी हैं उनके छोटे छोटे समूह बना देने चाहिए और प्रत्येक दिन कुछ बिंदु देने चाहिए, कुछ शीर्षक देने चाहिए, जिस बिंदु पर, शीर्षक पर वो कुछ चर्चाएं कर सकें और उन चर्चाओं में उन्होंने क्या निकाला है, उसका निष्कर्ष क्या निकाला है, उस निष्कर्ष को वो बोल करके बताएं, उस निष्कर्ष को वो लिख करके बताएं। तो इस प्रकार से ये गतिविधियां कराई जा सकती हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर विभिन्न शीर्षकों पर, सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराई जा सकती है। कक्षा के स्तर पर भी हो सकती है और विद्यालय के स्तर पर भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। कहानी निर्माण, कुछ उनको संकेत दे दिए जाएं, कोई प्रकृति से संबंधित कोई संकेत दे दिए जाए, कुछ शब्द दे दिए जाएं, 2-4 शब्द दे दिए जाएं और उनके आधार पर उनसे कहानी लेखन के लिए कहा जाए। रचनात्मक लेखन, कुछ नवीन लेखन कार्य करना, उनकी कल्पना को देखने के लिए काल्पनिक बिंदु दे दिए जाएं, जैसे कि अगर आप उड़ने लगे तो आप क्या करते, अगर आपके पास उड़ने की क्षमता होती तो आप क्या कर सकते। तो रचनात्मक लेखन करें, सृजनात्मक लेखन करें, और सृजनात्मक या रचनात्मक लेखन करने में क्या बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए, कौन से ऐसे शब्द होंगे जिनका अगर वो प्रयोग अपने रचनात्मक या सृजनात्मक लेखन में करेंगे तो उनका जो लेखन है वो अधिक प्रभावी होगा और जो पाठक गण हैं वो उसको पढ़ने में रुचि लेंगे और उनके अंदर भाषा को समझने और लिखने की क्षमता भी विकसित होगी। साथ ही साथ समय समय पर विषय वस्तु से संबंधित भी और आवश्यकता के अनुरूप भी अपने विद्यार्थियों का सहयोग लेते हुए उन्हीं की सहभागिता के आधार पर छोटे छोटे नाटकों का मंचन भी करवाया जा सकता है, जिसके माध्यम से वो भूमिका का निर्वाह करेंगे, संवादों को प्रकट करेंगे और संवाद स्थापित करते समय क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए इसको भी वो समझेंगे। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर गतिविधियाँ हैं जिसका प्रयोग हम समुन्नयन कौशल के विकास के लिए कर सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि वो सामाजिक जीवन का आधार और साहित्यिक सृजन की आत्मा है। समाज में जीवन अगर हमें उचित प्रकार से निर्वाह करना है तो उचित प्रकार की भाषा में हमें प्रवीण होना चाहिए, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने में हमें प्रवीणता आनी चाहिए। साथ ही साहित्यिक सृजन की आत्मा भी है कि अपने भावों को हम साहित्य के माध्यम से कैसे परिलक्षित कर सकते हैं, इसकी भी कला हमें अपने विद्यार्थियों को सिखाना है। अर्थात इस व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट हुआ है कि भाषा में समुन्नयन क्रिया का महत्व सामाजिक संवाद से लेकर के साहित्यिक अभिव्यक्ति तक सर्वत्र विद्यमान है।
समाज में प्रभावी संवाद, सांस्कृतिक विविधता में समरसता और सामाजिक सौहार्द की स्थापना के लिए भी विचारों का संगठित होना, सुसंगत संप्रेषण अनिवार्य हो जाता है, जो समुन्नयन क्रिया के माध्यम से संभव होता है। साहित्य के क्षेत्र में भी हम देखें तो समुन्नयन क्रिया का महत्व बहुत अधिक है। इसमें कोई भी तर्क देना युक्तिपूर्ण होगा कि कविता में जब हम भाव की बात करते हैं, लय, गति, यति, प्रतीक, अलंकार, छंद, रस, इन सब के माध्यम से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो इन सब का उचित प्रयोग करना, एक क्रम में प्रयोग करना हमारे समुन्नयन क्रिया ही कहलाती है। गद्य में विचारों और घटनाओं का संगठन, नाटक में संवादों का तार्किक प्रवाह और पत्रकारिता में तथ्यों का संगठित प्रस्तुतिकरण, ये सभी साहित्यिक विधाएं समुन्नयन के बिना अधूरी प्रतीत होती हैं। भाषिक व्यवहार में कुछ समुन्नयन त्रुटियां भी होती हैं और जिससे कि संवाद की स्पष्टता और प्रभावशीलता को वो बाधित करती हैं। अतः भाषा शिक्षण और सामाजिक जीवन दोनों में समुन्नयन कौशल के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षण विधियों, संवादात्मक अभ्यासों और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से समुन्नयन दक्षता का संवर्धन, सामाजिक समरसता, रचनात्मकता और संवाद कला को सुदृढ़ कर सकता है। अतः सामाजिक और सांस्कृतिक या साहित्यिक दोनों ही संदर्भों में समुन्नयन क्रिया जो है वो सम उन्नयन क्रिया जो है वो भाषा को न केवल प्रभावी संप्रेषण का साधन बनाती है, बल्कि उसे सौंदर्य, संगति और जीवंतता भी प्रदान करती है, जो मानवीय जीवन और सामाजिक संगठन की आधारशिला है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में समाज के संदर्भ में समुन्नयन क्रियाओं पर बात की गई है और साहित्य के संदर्भ में समुन्नयन क्रियाओं पर बात की गई। साहित्य की विभिन्न विधाएं, गद्य, पद, नाटक, भाषण, लेखन, इन सब पर हम किस प्रकार से कार्य करेंगे, भाषा के जो विविध रूप हैं हम उनका कैसे प्रयोग करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा को सशक्त और प्रभावी बना सकते हैं। और समुन्नयन से संबंधित कुछ त्रुटियां भी हैं जहां पर हम उचित प्रकार से जब हम वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं रखते हैं तो हमारा जो संवाद होता है वो प्रभावी नहीं होता है, अर्थात वो विफल संवाद हो जाता है, क्योंकि जो सुनने वाला व्यक्ति है या जो हमारे साथ संवाद स्थापित करने वाला व्यक्ति वो संवाद को समझ नहीं पाता है, और जब समझ नहीं पाता है तो अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार से इन त्रुटियों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए और एक सावधानी पूर्वक हमें समुन्नयन क्रियाओं को अपनाना चाहिए। समय समय पर रहते हुए समूह चर्चाएं, कक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन, लेखन कला को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की लेखन कलाओं का विकास करना, लेखन से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करके हम अपने विद्यार्थियों में लेखन की कला को बढ़ा सकते हैं। कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन करके उनके अंदर हम बोलने की क्षमता, मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ा सकते हैं। या साथ ही साथ कि किसी उपन्यास को, प्रेमचंद्र के उपन्यास को पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने समाज के किस मुद्दे को लेकर के उपन्यास की रचना करी है या समाज की स्थिति को किस प्रकार से वर्णित किया है कि लोगों के मन को वो झकझोर देता है। तो इस प्रकार से पढ़ाते समय, भाषा का शिक्षण करते समय हमें उससे संबंधित जो छिपे हुए बिंदु हैं, जो उसका साहित्यिक पक्ष है, शैलीगत पक्ष है, उसको भी बताने की आवश्यकता अनुभव होती है। यह बताना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हमारी समुन्नयन क्रियाओं का एक माध्यम होता है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में पूर्ण रूप से समाज और साहित्य के संदर्भ में समुन्नयन क्रियाओं पर बातचीत की गई है। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए अति लाभकारी हुआ होगा। धन्यवाद।